बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ मौजूद हैं और इसमें हम इंथैल्पी से आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाएंगे। इंथैल्पी के मुतालिक लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इट इज़ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, यानी अगर एक कागज़ को जलाया जाए और उसको प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए तो वो मैक्सिमम कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है आफ्टर कंप्लीट कंबस्टन, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स इंथैल्पी। इन इंथैल्पीज़ को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, इनमें से कुछ हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ दूसरे ऑलवेज एंडोथर्मिक होते हैं और बाकी एंडो और एक्सो दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। लेकिन सबसे पहले हम अपने काम का आगाज़ करेंगे फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में जो बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इट इज़ इक्वल टू दी इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं उन्हीं मोल्स को रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जितना भी बनेगा, उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। और इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में अगर कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशन मान लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, तो इसको हम फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके सामने कोट किया गया है। ठीक है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से रिएक्ट करते हुए वाटर के 2 मोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो -285.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी ऑफ 2 मोल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको कहा जा रहा है जनाब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। ओके। अब इसमें वाटर अगर लिक्विड के बजाय गैस में बन रहा है तो इंथैल्पी कुछ और होगी, अगर लिक्विड में बन रहा है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ और होगी। यानी पहले लेक्चर में जो थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया गया था उसमें ये बात हम पढ़ चुके ऑलरेडी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि सॉलिड बनेगा तो अमाउंट ऑफ हीट कुछ और रिलीज होगी। अगर वही कंपाउंड लिक्विड में डेवलप होगा, वही कंपाउंड गैस में डेवलप होगा, तो फिर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारी की सारी दर हकीकत इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही हैं, लेकिन इनमें हर एक में एक एक एक्स्ट्रा बात ऐड कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, जब हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की बात करते हैं तो यानी यहाँ पर कंबस्टन ही होनी चाहिए और कोई रिएक्शन डिस्कस नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, रिएक्टेंट जिसको जलाया जा रहा है that must be in 1 mole और ऑक्सीजन must be in large excess so that कि वो कंपाउंड या एलिमेंट जो भी है वो completely बर्न हो जाए। याद रहे कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन वाली एंडो या एक्सो दोनों हो सकती है, लेकिन ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी। नेक्स्ट हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ये बात याद रखनी है कि वी मस्ट हैव 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, द कंपाउंड मस्ट बी 1 मोल। और ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। यानी अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जैसे कि यह एग्जाम्पल कोट की गई है, तो इसको आपने मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को डिकम्पोज करके नहीं बनाना, मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके नहीं बनाना, बल्कि मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनाना है। तो उस दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। एक और एग्जांपल, अनरिटन एग्जांपल जो मैं आपको बताने लगूँ, ग्लूकोज आमतौर पर हम जानते हैं कि ग्लूकोज की फोटोसिंथेसिस से डेवलप होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और साथ क्लोरोफिल, सनलाइट, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है और फिर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, ग्लूकोज डेवलप हो जाता है। लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज में ये बात नहीं होगी। अगर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की इक्वेशन लिखेंगे तो बच्चों इक्वेशन कुछ यूं बनेगी। ये देखिए, ये मैं लिखने लगा हूं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की इक्वेशन, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस
react with oxygen gas to give 1 mole of the glucose solid। ठीक है, इसका 1 मोल डेवलप हो रहा है, ये सॉलिड स्टेट में बन रहा है और ये सारे अपने कांस्टेंट एलिमेंट में मौजूद हैं। मजीद इसको हमने बैलेंस करना है। ये देखिए ये 6 मोल्स हैं तो ये 6 हो गए, ये भी 6 मोल हैं, ये 6 हो गए और ये 12 मोल्स हो गए। ठीक हो गई। ये जो इक्वेशन लिखी गई है, दिस इक्वेशन रिलेट्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की है। अब ये एंडोथर्मिक आती है या एक्सोथर्मिक आती है, दैट इज अनदर मैटर, ये एक अलग बात है, इसको किसी और बात पर डिस्कस किया जाएगा। यानी ये चैप्टर नंबर 6 की अम्ब्रेला के नीचे डिस्कस होगा कि जी वीकर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बन रहे हैं या रिवर्स में। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इसमें हल्का सा यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। अब जरा आगे चलते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये बिल्कुल आसान है। वैसे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कंपाउंड्स की भी होती है, एलिमेंट्स की भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डिस्कस किया गया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है जी, कि 1 मोल ऑफ द एटम्स प्रोड्यूस होने चाहिए फ्रॉम द गिवन फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट, जो भी उसकी होगी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के हाफ मोल को 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 218 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉरी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन और फॉर्मेशन वाली एक्सो एंडो दोनों हो सकती हैं। कंबस्टन वाली हमेशा एक्सो होगी, जबकि एटमाइजेशन वाली हमेशा एंडोथर्मिक होगी। एंड देयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराया जाता है तो एसिड हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है और बेस आमतौर पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में कंबाइन होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, अगर 1 मोल वाटर बन रहा है फ्रॉम 1 मोल हाइड्रोजन आयन, फ्रॉम 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन, तो फिर दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस, तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 1 मोल हाइड्रोजन आयन और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन कंप्लीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इट इज ऑलवेज -57.4 किलो जूल पर मोल। ये हमेशा इतनी ही वैल्यू में प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की है। अगर वीक एसिड लिया जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, वीक बेस लिया जाएगा तब भी कम हो जाएगी, और दोनों लिए जाएंगे तब भी कम हो जाएगी, बिकॉज उनकी डिसोसिएशन ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। द लास्ट कम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन याद रहे कि 1 मोल ऑफ द सोल्यूट को आपने सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है सो डैट फर्दर एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट काजेज नो चेंज इन टेम्परेचर, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इससे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, डालते जाएं सॉल्वेंट, डालते जाएं वहाँ तक सॉल्वेंट ऐड करते जाएं जहाँ तक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर वो एक्सोथर्मिक है। तो जब फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट से टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाए तो इसको हम कहेंगे जनाब कि ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अब मैयर हो सकती है। यानी जितनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई सो डैट कि फर्दर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जिसको हम इनफाइनाइट डिल्यूशन भी कहते हैं, उसको नाम दिया जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड की डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, जबकि सोडियम कार्बोनेट की डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। ये थी बेटा एंथैल्पीज। एंथैल्पीज के बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कि इनको मैयर कैसे किया जाएगा। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी। तो हीट को मैयर किया जाना है जिससे एंथैल्पी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हीट मैयरिंग डिवाइस का नाम होगा कैलोरीमीटर। कैलोरी का लफ्जी मतलब होता है हीट और कैलोरीमीटर का मतलब हुआ हीट मैयरिंग डिवाइस। लेकिन सारी बात है इसका कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए। प्रिंसिपल इज रिटन राइट अहेड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। Law of heat exchange states that total amount of heat energy lost by the hotter body is equal to total amount of the heat energy gained by the colder body.
एक हॉटर बॉडी है बेटा, एक कोल्डर बॉडी है, एक ने हीट एनर्जी लूज करनी है, दूसरे ने गेन करनी है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर द टेम्परेचर चेंज ग्रेटर इज द हीट एनर्जी एक्सचेंज। सिमिलरली Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, यानी अब इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन किया गया तो हमारे पास आ गया Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। इसमें S क्या चीज़ है? इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड इट इज डिफाइंड एज, इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो इसकी डेफिनेशन हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती है। कैसे आती है ज़रा देखिएगा कि अगर S को हम ऐसे लिखें तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर हमारे पास सब्सटेंस 1 किलोग्राम है और उसके टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दिया जाएगा। यूनिट आपके सामने है, पर डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड पर केल्विन ये जो गैप है ये सेम होता है, इसलिए इनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलोरीमीटर किस चीज़ का बना होगा? कैलोरीमीटर बच्चों बहुत आसान सी बात है, किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, किसी भी मटेरियल का जो आमतौर पर कॉमनली यूज़ होते हैं केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह में, वो है ग्लास, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मटेरियल्स का हो सकता है। इवन यू कैन यूज़ द डिस्पोजेबल कप, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कागज़ का हो या एल्युमिनियम का, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है एज ए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में सिर्फ दो ही बातें होती हैं जनाब, एक हॉट बॉडी होती है विच हैज़ टू रिलीज द हीट एनर्जी और दूसरी कोल्डर बॉडी होती है जो हैज़ टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, जैसे कि वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में लिखा नजर आ रहा है। लेकिन सम टाइम हीट एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन में हमने जिक्र किया। तो बच्चों इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को मेजर करने के लिए हमें स्पेशली डिज़ाइन कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉम्ब कैलोरीमीटर, जैसे कि यहाँ लिखा नजर आ रहा है। ये जो बच्चे बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये स्टील वेसल का बना होता है और इसको एनेमल किया जाता है ताकि इस पर क्रोजन यानी जंग ना लग सके, क्योंकि हमने इसमें पानी डालना है और आग भी लगानी है। जो कंपाउंड हमने इस्तेमाल करना है यानी एनालाइट या सैंपल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मैक्सिमम 1 ग्राम होता है, आमतौर पर 1 ग्राम से कम यूज़ किया जाता है, सो डैट इट कम्प्लीटली बर्नड अवे, वो कंप्लीट जल जाए और मुकम्मल तौर पर अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन एक्सेस में इस्तेमाल की जाती है, जबकि एनालाइट या रिएक्टेंट बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है 20 ATM पर ऑक्सीजन इसके अंदर फिल की जाएगी उस कैप्सूल के अंदर जो कि प्लैटिनम क्रूसिबल से बना हुआ है, ठीक हो गया। और प्लैटिनम क्रूसिबल में उस कंपाउंड को रखा जाएगा और उस कंपाउंड को एक स्टील के वेसल में रखा जाएगा जिसको कैप्सूल बोलते हैं, वही असल में बॉम्ब कैलोरीमीटर है। और इस कैप्सूल में 20 ATM प्रेशर पर ऑक्सीजन फिल की जाएगी, यानी ऑक्सीजन लार्ज एक्सेस में, सिर्फ एक्सेस में नहीं है बल्कि लार्ज एक्सेस में ये डाली गई है। तो बच्चे इसके बाद हम जब इसको इलेक्ट्रिकली इग्नाइट करेंगे तो वो जलेगा और जलने के बाद देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, थर्मामीटर वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होगा, तो राइज इन टेम्परेचर मेजर किया जाएगा आफ्टर ईच 30 सेकेंड्स। तो हमारे पास Q = C डेल्टा T आ जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम कंपाउंड को इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हम यहाँ पर M को यूज़ नहीं कर रहे। M और S को मिलाकर हमने एक नई टर्म बना ली, डेट इज कॉल्ड एज C, कॉल्ड एज स्पेसिफिक, कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है हीट कैपेसिटी, इसमें अमाउंट का जिक्र नहीं होता। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलो जूल पर केल्विन। ये फार्मूला जो मैंने अभी लिखा है वो आपके सामने इसके लिए लिखा है। लो जी, ये था कैलोरीमीटर, इसको मेजर किया जाता है। अच्छा, इनके रिलेटेड जो MCQs हैं वो अब तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। उस पर बेस करते हुए आगे हमारे पास हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, बहुत आसान लॉ है। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ते हुए ये बात पढ़ी कि वर्क डन अंडर ए
वर्क डन अंडर ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो यहाँ पर भी यही है, जरा देखें आप कि नेट इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। यानी नेट इंथैल्पी चेंज रूट इंडिपेंडेंट है। नेट इंथैल्पी चेंज इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि केमिकल रिएक्शन को किस मेथड से किया जा रहा है, ठीक है, यानी वो कैटालाइज्ड है या अनकैटालाइज्ड है, ठीक है, उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को कराया जा रहा है या कहीं और कराया जा रहा है, वो एक स्टेप में मुकम्मल हो रहा है या एक से ज़्यादा स्टेप में मुकम्मल हो रहा है, वॉट एवर द केस में भी। तो नेट एंथैल्पी चेंज वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, जिससे ये साबित होता है कि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। यानी हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इस बात को एंडोर्स करता है, कंफर्म करता है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। जैसे कि एग्जांपल नीचे कोट की गई है कि अगर ए से बी में कन्वर्शन हो रही है, ठीक है, तो वो डेल्टा ए चाहे डायरेक्ट रिएक्शन है, और अगर ए से बी के बजाय हम ए से सी में आते हैं, सी से डी में जाते हैं, डी से ई में जाते हैं और ई से फिर बी में जाते हैं, यानी 4 स्टेप लेते हैं, तो उन 4 स्टेप की जो कलेक्टिव एंथैल्पी चेंज है वो इनिशियल जो सिंगल स्टेप की एंथैल्पी है वो उसके बराबर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज को बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाकर उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन नोट करें तो पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस की वजह से या क्रेब्स साइकिल की वजह से जो टोटल ग्लूकोज 1 मोल बर्न हो रहा है तो वो उतनी ही एनर्जी रिलीज कर रहा है जितनी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में की जा रही है। ठीक है बच्चों, ये था हैसेल लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इससे रिलेटेड कुछ आप कह लें कि न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज भी होते हैं जिसको हम अब तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी आज की डिस्कशन इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह हाफ़िज़।